हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में। जैसे यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं, भारतीय मूल के हैं, ग्लोबल सीईओ, उनके बारे में बात करेंगे। कौन है वो? थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं, डिप्टी चीफ। केंद्र सरकार ने नए पैक्स, डेयरी, फिशरीज कोऑपरेटिव बनाने का फैसला किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है और कितने बनाए जाएंगे? इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। WPL है और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, लाइक बटन दबा देना अगर पसंद आए तो। क्वेश्चन होगा, अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का CEO नियुक्त किया है? आपको पता होगा कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है नील मोहन। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका, नील मोहन, और अब यूट्यूब के CEO हो गए हैं वो। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में। इससे पहले CEO कौन थी? सुसान वोजिकी। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कई सालों तक वो CEO रही थी। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसने ये कहा है कि सुसान की जगह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं वो, लेकिन भारतीय मूल के हैं, नील मोहन वो जगह ले रहे हैं। सुसान ने क्यों इस्तीफा दिया उसके बारे में बताया जा रहा है कि परिवार और स्वास्थ्य की वजहों से वो अब अलग होना चाह रही हैं। हालांकि वो इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी रहेंगी और सलाहकार की भूमिका में रहेंगी। सुसान पिछले 25 साल से ये हैं सुसान वोजिकी, जो अब तक CEO थी गूगल की। पिछले 25 साल से वो गूगल के साथ जुड़ी हैं। उस वक्त से जुड़ी हैं जब गूगल एक गैराज में शुरू हुआ था। ओके, और यूट्यूब के बारे में बात करें, इसे चाड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में शुरू किया था। ठीक है, यूट्यूब को कब? फरवरी 2005 में। ये जावेद करीम जो है वो बांग्लादेश मूल के हैं। शुरू में ये डेटिंग वीडियो वेबसाइट थी, और लेकिन उस वक्त ये चल नहीं पाया, 2005 की बात है। उसके बाद उन्होंने इसे वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के रूप में बदल दिया था, और उसके एक साल बाद नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में ख़रीद लिया था। और तब से सुसान इस प्रोजेक्ट को देख रही थी। हालांकि शुरुआत में CEO कोई और था, लेकिन बाद में ये CEO बनी, और अब नील मोहन वो हो गए हैं CEO। ठीक है, कौन है नील मोहन? उनके बारे में बात कर लें। भारतीय मूल के हैं। साल 2008 में वो गूगल में शामिल हुए थे। उससे पहले वो डबल क्लिक कंपनी में थे, जिसे गूगल ने ख़रीद लिया था। नील मोहन फिलहाल यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं, या कहिए अब थे। और नवंबर 2015 में यूट्यूब में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था गूगल से। ओके, गूगल की पेरेंट कंपनी हो गई अल्फ़ाबेट, और उसी के कई सारे हिस्से हो गए। गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं। ओके, तो इनकी खासियत है नील मोहन की, जो यूट्यूब पर शॉर्ट्स आप देखते हैं उसको लेकर अवधारणा इन्हीं की हुई है। और इन्होंने ही ये पूरा प्लान किया कि शॉर्ट्स को कैसे यूट्यूब पर और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, और म्यूज़िक को वहाँ पर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। ओके, इसको लेकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया हुआ है। तो अल्फ़ाबेट की बात कर लें, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई, वो भी भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है, उसके कई सारी जो कंपनी है उसके CEO भारतीय मूल के हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, एडोब के CEO हैं शांतनु नारायण, और अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आंसर होगा MV सुचेंद्र कुमार। ठीक है, इनको कहेंगे हम लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार। तो भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ नियुक्त हो गए हैं वो। और किसकी जगह ली उन्होंने? तो BS राजू की जगह लिए। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू डिप्टी चीफ थे इंडियन आर्मी के, लेकिन अब BS राजू का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और वो अब साउथ वेस्टर्न कमांड में सेना कमांडर के रूप में वो अब काम कर रहे हैं। तो
BS राजू 8 महीने तक इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ रहे और अब ये जिम्मेदारी मिली है डिप्टी चीफ की MV सुचेंद्र कुमार को। ठीक है, इंडियन आर्मी में ये 1985 में शामिल हुए थे और अभी जो उप प्रमुख बने हैं उससे पहले सेना की जो रणनीतिक मामले हैं और उसके उप प्रमुख थे, जो रणनीति बनाई जाती है उस सब के। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये फैसला हुआ है। अगर हम बात करेंगे कि सेना के अलग अलग कमांड कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न कमांड है, उसका मुख्यालय है चांदी मंदिर हरियाणा में। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है। नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में है। साउथर्न कमांड पुणे में है। सेंट्रल कमांड लखनऊ में है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है वो शिमला में है और साउथ वेस्टर्न कमांड है जयपुर में। तो टोटल 7 कमांड हैं इंडियन आर्मी के। ओके, और इसके अलावा जो दूसरे हैं थिएटर कमांड वगैरह जो है वो तीनों सेनाओं का मिला जुला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है और इंडियन नेवी के चीफ कौन है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे। ठीक है, वैसे मैंने PDF में इसके बारे में बता दिया है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इसके अलावा भी कई और टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 2022 का जो ईयरली बुक है, जो कि तमाम एग्जामिनेशन जो 2023 में होने वाले हैं, वो बेस्ट सेलर है अमेजन पे। तो इससे पहले मैंने देखा था बेस्ट सेलर था वो BPSC के एग्जामिनेशन में। और यहाँ हम देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे, वो सबसे ज़्यादा इस बुक को परचेज कर रहे हैं अमेजन पे। ठीक है, और अभी 3 दिनों के लिए अमेजन ने भारी छूट इसके लिए जारी की है। तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत ही ज़बरदस्त छूट दी गई है अमेजन पे ये बुक के लिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बुक है। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं और करंट अफेयर्स की ख़ास तौर पे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन तमाम एग्जामिनेशन में टकराते हैं शानदार, UPSC हो गया, BPSC में तो शानदार टकराए हैं। 29 में से 28 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हमारे आए हैं। और दूसरे एग्जामिनेशन में भी UPPSC में भी पिछले साल शानदार टकराए थे क्वेश्चन, SSC में। तो उन सब की तैयारी के लिए शानदार मेंबरशिप है और 50% डिस्काउंट चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप। और इसके जरिए आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। इसके अलावा मॉक टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है और बुक्स पर डिस्काउंट भी मिलता है। और आपको बताऊं कि जो PDF है ना, वो कई तरह के होते हैं। जो तमाम वीकली, मंथली, क्वार्टरली ये सब है, वो नोट्स के साथ होता है, MCQ विद नोट्स। इसके अलावा केवल MCQ भी होता है PDF, और एक 1 लाइनर भी होता है। मतलब आप जैसी तैयारी करना चाहें वैसे ही आपको सुविधा मिलती है। सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है गूगल प्ले पे, वहाँ से। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक लेना, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश के बीच फरवरी 2023 में युद्धाभ्यास हुआ है धर्म गार्जियन? भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? आंसर होगा जापान। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में होने वाला ये युद्धाभ्यास है और दोनों देशों की जो थल सेना है, आर्मी, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और चौथा संस्करण 17 फरवरी से शुरू हो चुका है, 2 मार्च तक चलेगा। और जापान में ये, जापान का जो शिगा प्रांत है, तो वहाँ पर ये आयोजित किया गया है। और दोनों देशों की जो सेना है वो आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये युद्धाभ्यास करती है। ओके, और इसमें अगर सवाल हो कि भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है धर्म गार्जियंस में, तो इसमें गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिकों ने हिस्सा लिया। इंडियन आर्मी की ओर से और जापानी सेना की ओर से जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, उसकी इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो धर्म गार्जियन ये जो युद्धाभ्यास है वो वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। उद्देश्य ये है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर साझा अनुभव करना। ओके, अगर सवाल हो कि जापान के साथ और कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो नेवी के साथ होता है जिमैक्स, मालाबार, ये हो गया। एयरफोर्स के साथ होता है वीर गार्जियन, और तट रक्षक फोर्स उसके साथ होता है सहयोग काइजिन। ओके, और थल सेना धर्म गार्जियन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों में कितने बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, फिशरीज कोऑपरेटिव की स्थापना करने का फैसला किया है? आंसर होगा 2 लाख। अगले 5 साल में देश भर में 2 लाख नए सहकारी समिति बनाई जाएंगी। कौन कौन सी? पैक्स हो गया, डेयरी हो गया और फिशरीज हो गया, तो ये सब। और न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? PSCS, पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को उसका विस्तार देने के लिए नए इनिशिएटिव को मंजूरी दी है। सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने कैबिनेट की ब्रीफिंग दी और जो भी फैसले हुए हैं उसके बारे में मीडिया को बताया। और उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य यही है कि अगले 5 साल में 2 लाख नए पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाए। और अगर हम बात करेंगे इस वक्त देश में कितने एक्टिव पैक्स हैं, तो फरवरी 2023 तक देश भर में लगभग 63,000 एक्टिव पैक्स हैं। पैक्स का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, भारत के छोटे और ये भारत का छोटा और बेसिक संस्था है जो कम समय के लिए किसानों को क्रेडिट यानी लोन उपलब्ध कराता है। और इसका काम जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत और गांव के स्तर पर होता है। और ग्राम स्तर पर ये क्रेडिट की जो प्रॉब्लम है, किसानों को कर्ज की समस्या है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ताकि यदि गांव में कोई छोटा किसान है, उसे पैसे चाहिए अचानक, तो वो किसी बड़े महाजन या बड़े किसान या शोषण करने वाले लोगों के पास ना जाए। क्योंकि क्या होता है कि जो महाजन होते हैं या जो लोन देने वाले लोग होते हैं गाँव में, जो बड़े पैसे वाले होते हैं, वो शोषण भी करते हैं। इसकी वजह से ब्याज बहुत ज़्यादा लेना, इस वजह से ज़मीन तक जब्त हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पैक्स का बनाया गया था। कई साल हो गए इसको पहले ही, और इसके ज़रिए 13 करोड़ से अधिक किसानों को जोड़ा गया है पैक्स के ज़रिए। हालांकि चूँकि पैक्स है तो इस पर भ्रष्टाचार के भी मामले बहुत सारे आते रहते हैं। पता चला कि पैक्स के मेंबर ही उसमें से बहुत सारे पैसे वो खा गए। भ्रष्टाचार के मामले लोकल सब जैसे बड़े स्तर पर होता है वैसे यहाँ भी देखने को मिलता है। लेकिन मूलतः ये किसानों के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन उपलब्ध कराना, उनको क्रेडिट देना, सहायता देना, ये है पैक्स का काम। ठीक है, और भारत में लगभग 99,000 पंचायतों में पैक्स है, लेकिन केवल 63,000 पंचायतों में ही ये एक्टिव रूप से है। ओके, कितने? तो 63,000 में ही एक्टिव रूप से है पैक्स। भारत की लगभग 1.6 लाख पंचायतों में पैक्स नहीं है। तो केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 5 वर्षों में 2 लाख पैक्स और डेयरी और फिशरीज पालन कोऑपरेटिव समिति ये सब बनाई जाए। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट ये फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, कैबिनेट के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे अगर कि यहाँ पर बात हो रही है कोऑपरेटिव की, तो इस देश में कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? सेंट्रल कोऑपरेटिव मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? अमित शाह। गृह मंत्री के साथ साथ वो इस देश के पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है। इससे पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर का कोई पद नहीं हुआ करता था, लेकिन पहली बार अमित शाह, जब पहली बार मंत्रालय बना और अमित शाह इसके बने हैं। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ कुछ और भी मंत्रालय है, जैसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो उसके मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, इसमें एक और मंत्रालय है जुड़ा हुआ, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो उसके मिनिस्टर कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग या कहें वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL, उसकी नीलामी हुई है, तो उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है उस नीलामी में? आंसर होगा स्मृति मंधाना। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो ये पहला प्रीमियर लीग, उसका पहला संस्करण जो है ना वो 4 मार्च 2023 से शुरू हो रहा है, और इसके लिए प्लेयर्स का जो ऑक्शन था, नीलामी, वो 13 फरवरी को मुंबई में आयोजित की गई। और इस नीलामी में 448 प्लेयर शामिल हुए। तो 87 प्लेयर
को अलग अलग टीमों ने खरीदा। 30 जो है उसमें से 30 वो विदेशी प्लेयर हैं और इन सब में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। तो उनकी नीलामी कितने में हुई है? 3.4 करोड़ रुपए में। कितना? 3 करोड़ 40 लाख रुपए में। किसने खरीदा है? तो आरसीबी ने खरीदा है, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि 5 सबसे महंगी प्लेयर कौन है, तो पहली तो है स्मृति मंधाना, 3.4 करोड़ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। दूसरे एशले गार्डनर, 3.2 करोड़ रुपए में ये गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा है। एशली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। तीसरी है नेटली स्काइवर, 3.2 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। इंग्लैंड की हो नेटली। फोर्थ स्थान पर दीप्ति शर्मा है और उनको 2.6 करोड़ रुपए में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है। पांचवें स्थान पर है जेमिमा रोड्रिग्स, इंडिया की है और दिल्ली कैपिटल्स ने 2.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो महिला प्रीमियर लीग वो शुरू हो रहा है और इसमें 5 टीमें हैं टोटल। कौन कौन सी हैं? दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जॉइंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और यूपी वॉरियर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी आईटीए ने किस भारतीय जिम्नास्ट पर डोपिंग टेस्ट में फेल रहने के कारण 21 महीने का बैन लगाया? आंसर का दीपा कर्माकर। ठीक है, डोप टेस्ट में वो फेल हो गई थी और न्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो 21 महीने का ये बैन लगाया गया है और उन पर ये आरोप था कि मतलब टेस्ट में ये जो उसकी रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि जो प्रतिबंधित पदार्थ है हाइजेनामाइन, तो वो प्राप्त हुआ था उनकी बॉडी से। और होता क्या है कि ये सब तमाम अलग अलग तरह की दवाओं में होता है। इनका ये कहना है कि उसका सेवन इन्होंने अनजाने में किया था। जब भी खेलने जाते हैं आप, खिलाड़ी के तौर पे होते हैं, तो उसके नियम बने हुए हैं। उसमें यह है कि शरीर को बूस्ट करने का आर्टिफिशियल रूप से कोई ऐसी दवा आप नहीं ले सकते। तो उसके लिए प्रतिबंधित दवाओं की पूरी लिस्ट है और आमतौर पे जो आप मान लो बीमार हुए, आपने जो दवा खाई, हो सकता है वो उस लिस्ट में शामिल हो। तो खिलाड़ियों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने खाने पीने और इलाज के दौरान भी कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। तो वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो उसने 2017 में प्रतिबंधित पदार्थ की लिस्ट में शामिल कर दिया था और वो पाया गया है इनके पास। इनके पास है दीपा कर्माकर के पास। कौन सा है? हाइजेनामाइन। ठीक है, दीपा कर्माकर पर यह प्रतिबंध 10 जुलाई 2023 को ही समाप्त हो जाएगा। इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि उनका सैंपल 11 अक्टूबर 2021 को लिया गया था और प्रतिबंध का समय वहीं से माना जाता है। ओके, तो दीपा कर्माकर त्रिपुरा में इनका जन्म हुआ था 1993 में और भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली वो पहली जिम्नास्ट है। ओके, उन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो, तो वहाँ पर जो ओलंपिक हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। 4th स्थान पे रही थी वो। 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में उनको कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी थी उस वक्त। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो उसने दिल्ली में लोगों और आयोग के बीच में कम्युनिकेशन को आसान करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया। तो कौन सा है, उसका नाम क्या है? आंसर का बाल मित्र। ठीक है, बाल मित्र को लॉन्च किया। न्यूज़ देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कौन? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी हैं वहाँ के दिल्ली के। तो उन्होंने ये फरवरी में ही लॉन्च किया है और इसका डेवलपमेंट दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया है। और इसके माध्यम से ये होगा कि बच्चों, पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन को और आयोग के बीच में कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाएगा। ओके, तो कोशिश ये होगी कि बच्चों में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो कम्युनिकेट कर सके आयोग से, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ बात कर लें दिल्ली का जो DCPCR है यानी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो उसके अध्यक्ष कौन है? अनुराग कुंडू। स्थापना हुई थी 2005 में।
ये इस तरीके से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने फरवरी 2023 में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके रेपो रेट 6.5% कर दिया? आंसर होगा 25 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट क्या होता है? आधार अंक। इस 1% में 100 आधार अंक मान लिए गए तो वो बेसिस पॉइंट हुआ। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के उसकी मीटिंग हुई, मौद्रिक नीति समीक्षा हुई और उसी में ये फैसला हुआ कि 25 बेसिस पॉइंट को बढ़ा दिया जाए और ये लगातार बढ़ाया जा रहा है और अब 6.5% हो गया है ये रेपो रेट। इससे पहले दिसंबर 2022 में रेपो रेट 6.25% था। तो हम देख रहे हैं कि रेपो रेट जो है ना इस तरीके से लगातार ये बढ़ रही है। बढ़ना जो शुरू हुआ मई में और ये यहाँ तक इतने 6.5% पर पहुँच गई है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जो है ना कुछ लोगों को पता होगा, आसान भाषा में कहें अगर हम तो बैंक से आप लोन लेते होंगे तो उस लोन पर जो कर्ज आप देते हैं, ब्याज देते हैं ना बैंक को, उससे बैंक को मुनाफा होता है। ठीक ऐसे ही बैंकों को अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है और ये रकम वो आरबीआई से कर्ज के तौर पर लेते हैं और इस लोन पर आरबीआई जिस दर से, जिस परसेंटेज से ब्याज वसूलता है उसको रेपो रेट कहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो आप लोन ले रहे हो वो बैंक आरबीआई से लोन लेकर दे रहा होता है, उसका बड़ा हिस्सा, तो ये वहीं से तय होता है। अगर रेपो रेट बढ़ गया तो इसका मतलब आपका जो लोन है वो भी महंगा हो रहा है। ओके, जैसे 6.5% है तो अगर आप लोन लेने जाएंगे तो 8.5% के आसपास या उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। जैसी क्रेडिट हिस्ट्री होगी आपकी वैसे। पहले 4% था तो ये 6% के आसपास ही मिल जाया करता था इंटरेस्ट पर लोन, होम लोन। वैसे दूसरे अलग अलग लोन जो है वो अलग अलग रेट होता है, इंटरेस्ट होता है, 18% तक पहुंच जाता है आगे। तो बेसिक बात थी, ये समझना ज़रूरी था। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। और रेपो रेट को बढ़ाया क्यों गया है, ये भी सवाल हो सकता है आपके मन में। देखिए, रेपो रेट को बढ़ाने से महंगाई पर काबू पाया जाता है, ऐसा मानना है आरबीआई का और अर्थशास्त्रियों का। रेपो रेट बढ़ा दिया गया तो उससे क्या होगा? लोन जो है वो महंगा हो गया, ज़्यादा ब्याज पर मिल रहा है लोन, तो जो पब्लिक है उसके लिए लोन महंगा हो गया तो वो लोन लेना कम कर देगी। तो ऐसे में क्या होगा? बाज़ार में जो नकदी जा रही है वो कम हो जाएगी और इससे बाज़ार जो है वो वहाँ पर महंगाई, इन्फ्लेशन वो कंट्रोल में रहता है। तो इस वजह से आरबीआई ने फैसला किया है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस यानी FAOSTAT, तो उसके अनुसार भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन यानी ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत हिस्से के साथ पहले रैंक पर है? मतलब पहले रैंक पर तो है पहले से, लेकिन अभी टोटल उत्पादन में दुनिया भर में कितना परसेंट इंडिया उत्पादन करता है दूध का? आंसर होगा 24%। और ये जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में दी है अभी हाल ही में। और उन्होंने इसके लिए इसकी रिपोर्ट का हवाला दिया कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 24% जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया में हो रहा है। सेकेंड स्थान पर कौन है? अमेरिका है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि पिछले 8 साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। 2014 से 2022 के बीच में 51% मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है। ओके, 2021-22 में मिल्क प्रोडक्शन 22 करोड़ टन हो गया था। ओके, हालांकि पिछली बार जो लंपी वायरस की जो बीमारी आई उसकी वजह से बहुत सारे पशुधन लोगों ने खो दिए। जो किसान थे वो सब, उन लोगों ने गाय इन सब को खो दिया था। लेकिन फिर भी अभी देखने को मिल रहा है कि हम बेहतर पोजीशन पे हैं। ओके, तो ये कुछ डेटा है। आप लोगों से कई लोगों ने कहा था कि स्क्रीन पे आ जाए तो अच्छा रहेगा। जो मैंने बोला वो डेटा अभी ये रहा। और हाँ, अच्छी गुणवत्ता के लिए
चारे की योजना भी गवर्नमेंट की ओर से चल रही है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा के सत्यनारायण राजू। और ये नियुक्ति हुई है फरवरी में ही केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पर। इससे पहले वो केनरा बैंक में ही कार्यकारी निदेशक थे, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो, और अब एमडी और सीईओ बन गए हैं। ओके, तो केनरा बैंक की बात कर लें। ये इसका विलय हो गया था सिंडिकेट बैंक के साथ, और केनरा बैंक विलय के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। मतलब सिंडिकेट बैंक जो है वो केनरा बैंक में मिक्स हो गई थी, मर्ज हो गई थी, और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। स्थापना कब हुई थी? 2006 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज थोड़ी देर हो गई, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इस वजह से आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। ओके, और हाँ, अमेजन पे बुक्स में 3 दिनों के लिए भारी छूट आई है, तो फ़ायदा आप उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और मेंबरशिप है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, देख सकते हैं। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।